Hello everyone, welcome to Jigyasu online classes. This is mathematics lecture series for class 10th. तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला चैप्टर जो कि है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स आप पुरानी क्लासेस में ही पढ़ चुके हैं, तो चलिए एक छोटा सा क्विक रिव्यू ले लेते हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। एक छोटा सा क्विक रिवाइज कर लेते हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो कि हमारी काउंटिंग में हेल्प करते हैं। किस में हेल्प करते हैं? काउंटिंग में हेल्प करते हैं। 1 2 3 4 ये सारे हमारे नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर्स के अंदर जब मैंने एक ऐसे नंबर को इंक्लूड किया जो कि एम्प्टीनेस शो करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं जीरो। नेचुरल नंबर्स के अंदर जब मैंने एक ऐसे नंबर को इंक्लूड किया जो एम्प्टीनेस शो करता है और जिसको हम लोग जीरो बोलते हैं, तो उन नंबर्स को बोला गया होल नंबर्स। क्या बोला गया उन नंबर्स को? होल नंबर्स। ठीक है। होल नंबर के बाद जब मैंने होल नंबर्स के अंदर नेगेटिव नंबर्स को इंक्लूड कर दिया, किसको इंक्लूड कर दिया? नेगेटिव नंबर्स को। जब मैंने नेगेटिव नंबर्स को इंक्लूड किया तो उनको बोला गया इंटीजर्स। उनको क्या बोला गया? इंटीजर्स। देखिए अब इंटीजर्स तक तो हम लोग पहुंच गए। अब इंटीजर्स के बाद दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है 10th को देखते हुए, तो ये काफी रेलेवेंट है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं इस क्लास के अंदर। तो पहला जो है वो है रैशनल नंबर, जो दूसरा है वो है इररेशनल नंबर। तो चलिए पहले रैशनल नंबर को देख लेते हैं कि रैशनल नंबर होते क्या है। जैसे कि आपको पिछली क्लास में क्लास 9 में बताया गया था कि रैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जाता है, और P अपॉन Q जो होते हैं वो होते हैं इंटीजर्स। क्या होते हैं वो? इंटीजर्स। और इंटीजर्स क्या होते हैं वो हम अभी रिवाइज कर चुके हैं। तो रैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो P अपॉन Q के फॉर्म में लिखे जाते हैं और जिनको हम लोग बोलते हैं P अपॉन Q क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। और Q कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होता है। अगर आप इसके एग्जाम्पल लेंगे तो 2/3, 4/3, 5/2 ये सारे हमारे रैशनल नंबर्स हैं। तो अभी आपके दिमाग में एक सवाल उठना चाहिए, या मेरे दिमाग में एक सवाल उठ रहा है जिसको आपको जवाब देना होगा। जिसका जो क्वेश्चन उठ रहा है मेरे दिमाग में वो है, क्या 2 एक रैशनल नंबर है? क्या 2 एक रैशनल नंबर है? जो आप में से ये सोच रहे हैं कि हाँ 2 एक रैशनल नंबर है, वो बिल्कुल सही है। 2 एक रैशनल नंबर बिल्कुल है, क्योंकि 2 को हम 2/1 भी लिख सकते हैं। ठीक है। और ये दोनों 2 और 1 इंटीजर्स हैं। 2 और 1 क्या है? इंटीजर्स हैं। और जो हमारा Q है वो इक्वल नहीं है जीरो के। तो 2 एक रैशनल नंबर है। अब एक और सवाल, एक छोटा सा सवाल और है रैशनल नंबर को लेके, क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? अगर आप में से जो लोग भी ये सोच रहे हैं कि जीरो एक रैशनल नंबर है, तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। तो आप लोग बिल्कुल सही हैं, जीरो एक रैशनल नंबर है, क्योंकि जीरो को भी हम ऐसे लिख सकते हैं। यहां 0 और 1 दोनों बिलोंग करते हैं इंटीजर को। दोनों बिलोंग करते हैं कौन से कलेक्शन को? इंटीजर्स को बिलोंग करते हैं दोनों। और जो हमारा Q है वो जीरो के इक्वल नहीं है। ओके फाइन। तो अभी हम लोग आगे चलते हैं इररेशनल नंबर पे कि इररेशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर हमारे समझ में आ गया है? बिल्कुल आ गया है, कोई डाउट नहीं है। तो अब हम लोग चलने वाले हैं इररेशनल नंबर्स पे। देखिए इररेशनल नंबर्स के एग्जांपल आपने देखे होंगे पिछली क्लास में, √2, √3 और पाई। ये कुछ एग्जांपल्स हैं किसके? इररेशनल नंबर के। तो हम यहां पे साफ साफ देख रहे हैं कि वो नंबर्स जो P अपॉन Q के फॉर्म में ना लिखे जाएं, जहां P और Q इंटीजर्स हैं, ऐसे नंबर जो हम लोग P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं इररेशनल नंबर्स।
और जब हम ऐसे कलेक्शन की बात करें जिसमें दोनों हो रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर, उस कलेक्शन को हम लोग बोलते हैं रियल नंबर, जिसको हम डिनोट करते हैं आर से। तो ये तो हमारा छोटा सा क्विक रिव्यू था कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, एक छोटा सा रिवीजन था कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो अब हम चलते हैं हमारे एक्चुअल टॉपिक की तरफ, जो कि हमारे चैप्टर 1 में है। तो चलते हैं चैप्टर 1 की तरफ, क्लास 10th के, जिसका नाम है रियल नंबर्स। तो इसमें सबसे पहले जो चीज हम लोग कवर करने वाले हैं वो है HCF। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका एक और नाम है जो कि है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। हाईएस्ट ग्रेटेस्ट का मतलब आप लोग समझते हैं, कॉमन का भी आप लोग मतलब समझते हैं। अब आते हैं फैक्टर्स पे और डिवाइजर पे। फैक्टर्स पे और डिवाइजर पे। फैक्टर्स और डिवाइजर ऐसे नंबर होते हैं जो किसी नंबर को अगर डिवाइड करें तो हमारा जो रिमाइंडर आता है वो 0 होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं 6 लूं और 2 से उसको डिवाइड करूं तो हमारा रिमाइंडर क्या है? 0। जो 2 है, जो डिवाइड कर रहा है 6 को, जो हमारा 2 एज ए डिवाइजर है, यही 6 का फैक्टर है, यही 6 का फैक्टर है। ठीक है, ये चीज आप पहले भी पुरानी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो हम लोग ने देखा कि HCF का मतलब क्या होता है, हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होता है। अब इसकी जरूरत क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की जरूरत क्या है और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक्चुअली में क्या होता है। अगर मैं आपको दो नंबर दूं 450 और 130, अगर मैं आपको दो नंबर दूं 450 और 130 और मैं बोलूं कि इसका ऐसा नंबर मेरे को चाहिए जो दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, यानी रिमाइंडर हमेशा 0 आए और वो नंबर हाईएस्ट होना चाहिए इन दोनों के फैक्टर्स में, वो नंबर हाईएस्ट होना चाहिए इन दोनों के डिवाइजर्स में। इन दोनों को तो मैं 2 से भी डिवाइड करूंगा तो भी रिमाइंडर 0 आएगा। मेरे को तो हाईएस्ट नंबर चाहिए जिससे मैं इन दोनों को डिवाइड करूं और आंसर मेरा आए 0, रिमाइंडर मेरा आए 0। तो ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? HCF और GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अब HCF निकालने का तरीका, HCF निकालने का तरीका हमने देखा है, पुरानी क्लासेस में भी सीखा है। जो पुरानी क्लासेस से हम सीखते हुए आ रहे हैं HCF निकालने का तरीका, उसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। इस मेथड से हम लोग पुरानी क्लासेस से HCF निकालते हुए आ रहे हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है। देखिए, नंबर्स को डिवाइड किया गया है प्राइम में और कंपोजिट में। नंबर्स को प्राइम और कंपोजिट में डिवाइड किया गया है। अब वो क्या प्रॉपर्टीज हैं प्राइम नंबर की और कंपोजिट नंबर की, वो हम देख लेते हैं। देखिए, प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो या तो 1 से डिवाइड हो, या तो 1 से डिवाइड हो, या सिर्फ खुद से डिवाइड हो। Numbers that can only be divided by 1 and by itself, ऐसे नंबर जो सिर्फ 1 से और खुद से डिवाइड हो उनको प्राइम नंबर्स बोलते हैं। यानी प्राइम नंबर्स के मैक्सिमम नंबर्स ऑफ फैक्टर जो होते हैं वो हमेशा 2 होते हैं। प्राइम नंबर्स के मैक्सिमम नंबर ऑफ फैक्टर्स, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो सकते हैं? वो सिर्फ 2 हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे नंबर्स को हम लोग प्राइम नंबर्स बोलते हैं। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो कि 1 और खुद से तो डिवाइड होते ही हैं, 1
और खुद से तो डिवाइड होते ही हैं, बट वो एटलीस्ट प्लस डिवाइडेड बाय एट लीस्ट वन पॉजिटिव इंटीजर। तो इन दोनों के साथ साथ डिवाइड होने के साथ साथ, वन और बाय इटसेल्फ के डिवाइड होने के साथ साथ वो एक और इंटीजर से भी डिवाइड होते हैं। यानी जो कंपोजिट नंबर होते हैं उनका जो फैक्टर होता है वो वन तो होगा ही होगा, एक वो खुद होंगे इटसेल्फ, और एक एक्स्ट्रा फैक्टर भी होगा जो कि होगा इंटीजर, कोई पॉजिटिव इंटीजर। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, these all are examples of प्राइम नंबर, क्योंकि इनके दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो होता है वन और बाकी ये खुद। वहीं अगर हम कंपोजिट नंबर की बात करें, तो इनका एग्जांपल लेट्स टेक 6 के फैक्टर्स होते हैं, 1 होता है, 6 होता है, 2 होता है, 3 होता है। तो ये 6 के फैक्टर्स हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं साफ साफ कि ये 1 और 6 के अलावा भी 2 और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, यानी 2 और 3 भी इसके फैक्टर्स हैं। तो ये एक कंपोजिट नंबर हो गया। और जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करते हैं, तो सिर्फ हम प्राइम नंबर्स की बात करते हैं, यानी किसी भी नंबर को अगर प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाएगा तो उसको जो उसके प्राइम फैक्टर्स होंगे उनको ही लिखा जाएगा। अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 450 का कर लेते हैं और भी 130 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 450 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि जो 450 है क्या वो इवन है या फिर वो ऑड है। तो ये एक इवन नंबर है, तो हम यूज करेंगे 2, जो कि हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर है और एक इकलौता ओनली इवन प्राइम नंबर है। तो इसको हम बोलते हैं, तो हम सबसे पहले 2 से शुरू करते हैं। 2 से डिवाइड किया 225, जो रिजल्टिंग नंबर आया वो है 225, जो कि एक ऑड नंबर है। तो इसको हम 2 से तो डिवाइड कर नहीं सकते, तो चलिए इसको देखते हैं 3 से क्या ये डिवाइड होता है, क्योंकि अगला जो प्राइम नंबर है वो ऑड है, यानी 3 हमारी लिस्ट में, और ये भी एक ऑड नंबर है। तो ट्राई करते हैं कि ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। 3 हो गया, डिवाइड हो गया। नेक्स्ट नंबर भी ऑड नंबर है, इसको भी 3 से ट्राई करते हैं, ये भी हो गया। नेक्स्ट जो नंबर है हमारा 25, वो 3 का मल्टीपल नहीं है, तो वो 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो उसको हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे, और 5 खुद एक प्राइम नंबर है। तो हमने 450 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया है। तो हम 450 को ऐसे भी लिख सकते हैं, मल्टीपल ऑफ इट्स प्राइम 2 into 3 into 3 into 5 into 5। तो हमने 450 को एक्सप्रेस किया है इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, तो अब आपने पुरानी क्लासेस में पढ़ा है कि जब हम सेम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है। यानी अगर मैं a इंटू ए की पावर 2 है इंटू ए है, इसकी 3 है, तो जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो उनकी पावर ऐड हो जाएगी और उसको बोलेंगे a टू द पावर 5। तो वैसे ही हम देख लेते हैं 2 की पावर 1 है क्योंकि अकेला है, 3 की पावर 2 हो गई क्योंकि यहाँ पावर ऐड हो गई, और 5 की पावर 2 हो गई। तो ये तो हो गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 450। नाउ वी कैन मूव टू 130। लेट्स डू प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 130। तो 130 एक इवन नंबर है, 130 एक इवन नंबर है। तो इवन नंबर की शुरुआत हम लोग कैसे करते हैं? हमारे सबसे छोटे प्राइम नंबर से, 2 से। ना हम लोग देखते हैं क्या 3 से डिवाइड हो सकता है? अगला जो हमारा प्राइम नंबर आता है वो 3 है, ये एक ऑड नंबर है, तो 3 से तो जाएगा नहीं, तो 5 से तो जाएगा, क्योंकि जिसकी यूनिट में
5 से हर वो नंबर डिवाइड हो सकता है जिसकी यूनिट डिजिट या तो 5 हो या 0 हो। तो इसमें 5 है तो हम 5 से इसको डिवाइड कर देते हैं, और 13 खुद एक प्राइम नंबर है। तो हम 130 को ऐसे फॉर्म में लिखेंगे, 130 को लिखेंगे कौन से फॉर्म में? प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, 2 इंटू 5 इंटू 13। तो आप देख सकते हो मैंने 450 को भी कन्वर्ट कर दिया है, उसके 450 को कन्वर्ट किया है मैंने प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम में, 130 को भी कन्वर्ट किया है प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम में। ये जितने भी नंबर आपको दिख रहे हैं सारे प्राइम नंबर हैं, इसीलिए इनको प्राइम फैक्टराइजेशन बोला जाता है। अब मैं अगर बात करूं एचसीएफ की, एचसीएफ यानी ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे और वो लार्जेस्ट फैक्टर हो दोनों का, वो दोनों को डिवाइड कर दे और वो कॉमन फैक्टर हो और कॉमन में वो लार्जेस्ट हो, उससे बड़ा कॉमन कोई फैक्टर, उससे बड़ा लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर कोई हो ना। तो जब हम ऐसा करते हैं इसके लिए हमें सिंपल चीज फॉलो करनी पड़ती है कि हम पहले ये देखेंगे दोनों में से कॉमन कौन कौन से फैक्टर हैं दोनों में। इधर 2 है, इधर भी 2 है, इधर 5 है, इधर भी 5 है, तो दो फैक्टर कॉमन है 2 और 5, लेकिन पार अलग अलग है, पार अलग अलग है। इधर 2 की पावर 1 है, इधर भी 2 की पावर 1 है, लेकिन इधर 5 की पावर 1 है, इधर 5 की पावर 2 है। तो कौन सा लेंगे हम लोग? 2 लेंगे पावर या 1 लेंगे? तो एचसीएफ का एक रूल है जो कहता है कि एचसीएफ लेते वक्त हमें ऐसे कॉमन फैक्टर्स लेने हैं जिनकी पावर कम हो, जिनकी पावर कम हो। तो लोएस्ट पावर वाले, सबसे कम जिनकी पावर हो, ऐसे फैक्टर्स हमको लेने हैं। तो यहाँ 2 की पावर 1 है तो कोई कॉमन कोई इशू है नहीं। यहाँ पे देखिए इधर 5 की पावर 2 है, इधर 5 की पावर 1 है, तो हम स्मॉलेस्ट वाला लेंगे जिसकी पावर स्मॉलेस्ट है, 5 की पावर 1, तो हमारा एचसीएफ आ गया 10। तो 10 एक ऐसा लार्जेस्ट नंबर है, अकेला ऐसा लार्जेस्ट नंबर है जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे और रिमाइंडर जो आएगा हमारा वो 0 आएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये तो हमने एचसीएफ निकाल लिया। अब हम चलते हैं एलसीएम की तरफ, अब एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अब एलसीएम की जरूरत क्यों पड़ती है हमें? तो ये चीज हम लोग समझने वाले हैं एक सिंपल सी स्टोरी से, एक सिंपल सी एग्जांपल से। देखिए अब सोचिए आपके घर में पार्टी, ठीक है, एंजॉय करिए, पार्टी करिए, मजे करिए, लेकिन थोड़ी मैथमेटिक्स आपको यूज करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपके घर में पार्टी है और आपको बर्गर्स बनाने हैं, आपको पार्टी के लिए बर्गर्स चाहिए। तो आप सुपरमार्केट जाते हैं, क्या खरीदने? बंस खरीदने और टिक्कीज खरीदने, क्योंकि बंस और टिक्की से ही आप बर्गर बना पाएंगे। तो जब आप सुपरमार्केट गए तो आपने देखा कि बंस जो है वो उनकी पैकिंग जो है वो 6 नंबर्स में है। जो बंस जो है वो एक पैक में 6 बंस हैं, और आपने टिक्की की पैकिंग देखी, आपने जब टिक्की की पैकिंग देखी तो एक पैक में 8 टिक्कीज हैं, एक पैक में 8 टिक्कीज हैं। तो अब अगर आप एक एक पैक खरीद के लाओगे तो आप 6 बर्गर ही बना पाओगे टोटल, तो 2 टिक्की आपकी वेस्ट हो जाएंगी। लेकिन आपको मैथमेटिकली ये सोचना है, आपको मैथमेटिक्स का यूज करना है और आपको ये निकालना है कि मैं ऐसी कितनी पैक्स खरीदूं दोनों के, ताकि मेरा एक भी या ना तो टिक्की खराब हो और ना ही मेरा बन खराब हो। तो यहां पे आपके काम में आएगा एलसीएम। आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स आपकी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो यहाँ पे हम कैसे पता लगाएं कि हमको कितने पैक्स चाहिए? तो हम क्या करते हैं, 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 इंटू 3 और 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 टू द पावर 3। अब देखिए एलसीएम में क्या रूल्स हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं।
अब देखिए, हमें एलसीएम में ये देखना होता है कि जितने भी फैक्टर्स हैं दोनों नंबर्स के वो सारे आने चाहिए, जितने भी फैक्टर्स हैं दोनों नंबर के वो सारे आने चाहिए, प्लस जो कॉमन फैक्टर जो होते हैं दोनों के उनको हम एक बार लिखते हैं। तो सबसे पहले हम कॉमन फैक्टर देख लेते हैं, 2 हमारा कॉमन है उसको हमने लिख लिया और 3 को लिख लिया। लेकिन अब आपको एक चीज और देखनी है, जो कॉमन फैक्टर होता है एलसीएम में उसको हम विद द हाईएस्ट पार लेते हैं। एचसीएम में हम लोएस्ट लेते थे, लेकिन एलसीएम में हम लोग हाईएस्ट पार के साथ लेते हैं। तो इधर हाईएस्ट पार 2 की कितनी है 3, तो हमारा एलसीएम आ गया 24। यानी आप जब 24 नंबर्स ऑफ बंस खरीदोगे और 24 नंबर्स ऑफ टिक्कीज खरीदोगे तो आपका बर्गर या आपकी वेस्टेज नहीं होगी। इसका मतलब ये है आपको इसके बंस के 4 पैक खरीदने होंगे और बंस के आपको 4 पैक खरीदने होंगे और टिक्कीज के आपको 3 पैक खरीदने होंगे। अगर बंस के 4 पैक हो गए तो ये भी 24 हो गए, टिक्की के 3 पैक टिक्की के 3 पैक हो गए तो ये भी 24 हो गए, और टोटल नंबर ऑफ बर्गर्स कितने बन जाएंगे हमारे 24। तो ऐसे एलसीएम आपकी मदद करता है। ठीक है, तो अब भी आई थिंक ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो चुके हैं कि एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, और विद द यूज ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग एचसीएफ एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं। देखिए, ये तो हम कर चुके हैं, ये पिछली क्लासेस में भी कर चुके हैं, लेकिन जो इस क्लास में हम कुछ नया सीखने वाले हैं, कुछ इंटरेस्टिंग सीखने वाले हैं, वो है एचसीएफ निकालने का एक और तरीका। एचसीएफ निकालने का एक और तरीका, ठीक है। अब देखिए, उस तरीके को सीखने से पहले हम लोग सबसे मतलब छोटी क्लासेस में चलते हैं जहां आपको सिखाया गया था लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड कहता है अगर 2 डिवाइजर है और 6 हमारा डिविडेंड है, 6 क्या है डिविडेंड है, तो जब मैं इसको 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 6 से तो हमारा जो रिमाइंडर होगा वो 0 आएगा। ठीक है, जो हमारा जो रिमाइंडर होगा वो क्या आएगा, वो 0 आएगा। तो इस 3 को बोला जाता है क्वोशिएंट और 0 को बोला जाता है रिमाइंडर। ठीक है, ये चीज आपके समझ में आ गई। जब हम 6 को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्वोशिएंट आता है 3, रिमाइंडर आता है 0। ठीक है, ये हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, इसको बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 0, यानी डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ऐसे लिखा जा सकता है इसको, बोलोगे सर बिल्कुल लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है बेटा, इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं। तो अब इसका जो यूज करके यूक्लिड जी ने एक बात बताई, इस चीज को यूज करके यूक्लिड जी ने एक बात बताई। यूक्लिड जी हमारे एक मैथमेटिशियन हैं, तो उनकी एक यूक्लिड डिवीजन लेमा, उसी चीज को यूक्लिड जी ने बोल दिया यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब ये क्या कहते हैं, इसको थोड़ा स्टेटमेंट वाइज हम लोग देख लेते हैं। ये कहते हैं गिवन एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स A and B, there are unique Q and R such that A equals to B Q plus R। ठीक है, अभी हमने उसी फॉर्म को लिखा था, ए हमारा डिविडेंड है, बी डिवाइजर है, क्यू क्वोशिएंट, आर रिमाइंडर है, और
इसके साथ ये कुछ चीज और ऐड करते हैं, ये कहते हैं कि ए जो होगा वो ग्रेटर देन बी होगा, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि जब तक ए बड़ा नहीं होगा बी से, बी डिवाइड कैसे करेगा ए को। दूसरा ये बोलते हैं कि आर जो होगा वो 0 से बड़ा होगा या इक्वल टू 0 होगा और बी से छोटा होगा। अगर आर बी से बड़ा हुआ तो क्यू की वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर आर बड़ा होगा, क्योंकि अगर आर बी से बड़ा होगा तो ये फर्दर एक बार और डिवाइड होकर क्यू की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इस स्टेटमेंट को, इस लेमा मतलब क्या होता है, लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है। लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट दैट हेल्प अस टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट, जो हमारी हेल्प करता है एक और स्टेटमेंट को प्रूव करने में, उसको बोलते हैं हम लेमा। तो इसी स्टेटमेंट को लेमा बोला गया। इससे डरने की जरूरत नहीं है, सिंपली ये बताता है कि अगर दो नंबर हैं ए और बी और ए बड़ा है बी से, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जहां क्यू और आर यूनिक होंगे, क्योंकि जैसे जैसे नंबर चेंज होंगे, अगर हम ए चेंज कर दें तो भी क्यू चेंज होगा, अगर हम बी चेंज कर दें तो भी क्यू चेंज होगा। एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल सी चीज है, इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। उसी एग्जांपल को लेते हैं हम लोग। 6 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 प्लस 0। यहां पे हमारा जो ए है वो 6 है, बी है वो 2 है, क्यू है वो 3 है और आर है वो 0 है। ठीक है, हमने 6 को इस फॉर्म में लिख लिया, यानी हमने 6 को विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा इस फॉर्म में लिख लिया है। अब देखिए आप, अगर मैं बी को चेंज कर दूं, बी को मैं 4 कर दूं, 6a वैसा ही है, बी चेंज हो गया हमारा 4 हो गया, तो जो क्यू है वो भी चेंज हो जाएगा और आर है वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बी को चेंज कर दूं तो इसीलिए लिखा गया है कि ये दोनों यूनिक रहेंगे। ठीक है, अब हम ए को भी चेंज करके देख लेते हैं, हम ए को भी चेंज करके देख लेते हैं। तो 6 था, 2 इंटू 3 प्लस 0, ये हमारा एक फॉर्म था 6 को लिखने का, जिसको हम यूक्लिड डिवीजन लेमा बोलते हैं। अब मैं इसको अगर 8 कर दूं तो हमारे क्यू और आर चेंज हो जाएंगे। 2 इंटू 4 प्लस 0, यहाँ पे क्यू 4 हो गया और ये 0 है, तो यहाँ पे जो क्यू एंड आर है ये यूनिक है दोनों, और यहाँ पे क्यू एंड आर ये दोनों यूनिक हैं। तो ये तो तरीका था एक लॉन्ग डिवीजन को एक रीस्टेटमेंट करने का, स्टेटमेंट में लिखने का। ठीक है, अब इस लेमा की हेल्प से हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। अब इस लेमा की हेल्प से हम क्या करेंगे, हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। और जिस प्रोसेस से, जिस मेथड से हम लोग ये करने वाले हैं उसको बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम का मतलब ही प्रोसेस या मेथड होता है। तो हम पहले देख लेते हैं कि सॉल्व कैसे करते हैं, फिर उसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा हुआ क्यों। पहले हम ये देख लेते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, फिर हम उसको प्रैक्टिकली समझेंगे। तो देखिए, दो नंबर्स थे 450 130। तो सबसे पहले हम 450 को विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा इसको उस फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। 450 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको बिल्कुल लिखा जा सकता है। ठीक है, और ये किस कौन सी चीज को यूज करके लिखा हम लोगों ने, इस यहां पे हमने यूज किया है यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब देखिए, अगर 450 को हम किसी नंबर से डिवाइड करते और 0 आ जाता तो वो दोनों का एचसीएफ होता। फॉर एग्जांपल, अगर आप 10 लोगे और 20 लोगे और दोनों का एचसीएफ निकालोगे, तो अगर मैं 20 का एचसीएफ निकालूं बाई प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ये होगा 2 इंटू 2 इंटू 5, यानी 2 टू द पावर 2 इंटू 5, और मैं 10 का निकालूं 2 इंटू 5, तो इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा, वो होगा 10। यानी जब आप नंबर को डिवाइड करते हो और रिमाइंडर 0 आ जाए, तो वो जो नंबर डिवाइजर वो खुद एचसीएफ होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा प्रोसेस हमको आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो अब मैं क्या करूंगा, हम
ए को चेंज कर देंगे, अब हम इसको ए ले लेंगे और इसको बी ले लेंगे। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 30 इक्वल्स टू 60 इंटू 2 प्लस 10। ठीक है, यहां पे भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया, मतलब ये भी हमारा HCF नहीं है। फिर हम फिर आगे बढ़ेंगे, अब 60 को मैं ए ले लूंगा और 10 को मैं बी ले लूंगा। तो 60 इक्वल्स टू 10 इंटू 6 प्लस 0, यहां हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब ये जो डिवाइजर है यही हमारा HCF है। ठीक है, तो ये एक तरीका है, इसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम बोलते हैं HCF निकालने का। ठीक है, तो अब इस चीज को हम समझेंगे प्रैक्टिकली कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हुआ कैसे कि हमने जब इन चीजों को करके देखा, हमने 130 को यहाँ पे क्यों लिया या 60 को यहाँ पे क्यों लिया, जब हम 450 को लिख रहे थे मैंने 130 को यहाँ पे क्यों लिया, इन सब चीजों को हम प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। बट तरीका यही है HCF निकालने का, यूक्लिड डिविजनल एल्गोरिदम यानी मेथड यही है। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा, तो इसको हम प्रैक्टिकली और समझ लेते हैं, इसको हम प्रैक्टिकली और समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बोलता हूं कि ये दो स्ट्रिप्स हैं, ये दो स्ट्रिप्स हैं, ये 20 सेंटीमीटर की स्ट्रिप है, ये 8 सेंटीमीटर की स्ट्रिप है, ये 20 सेंटीमीटर की स्ट्रिप है और ये 8 सेंटीमीटर की स्ट्रिप है। अब मैं आपको एक टास्क देता हूं, मैंने आपको एक टास्क दिया बच्चों, मेरे को या मुझे ऐसी ब्रिक लाके दो, ऐसी ब्रिक लाके दो जो बड़ी हो, लार्जेस्ट हो और जो दोनों में फिट हो जाए। ऐसे तो मैं 2-2 की भी फिट कर सकता हूं, लेकिन मेरे को लार्जेस्ट चाहिए, कि आप लार्जेस्ट कितनी ला सकते हो मेरे लिए। लार्जेस्ट ब्रिक ढूंढ के लाओ जो दोनों में एग्जैक्टली फिट हो जाए, यानी ना तो इसमें से कोई पार्ट बचे, ना इसमें से कोई पार्ट बचे, और ना उस ब्रिक को मेरे को तोड़ के फिट करना पड़े। ठीक है, एग्जैक्टली फिट होनी चाहिए। ठीक है, तो अब मुझे नहीं मालूम क्या आएगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले ट्राई करूंगा 8 को फिट करने की। सबसे पहले क्या ट्राई करूंगा, 8 को फिट करने की, उसी को हम पहला स्टेप बोलते हैं, उसी को हम पहला स्टेप बोलते हैं 20 इक्वल्स टू 8 इंटू 2 प्लस 4। तो मैंने क्या किया, 8 की 2 गई, ठीक है, 2 ब्रिक्स मैंने सेट की इसके अंदर 8 की, लेकिन 4 बच गया, तो मैं यहां फेल हो गया, यहां फेल हो गया। तो अब मैं क्या करूंगा, मैंने सोचा कि अगर मैं इस 4 को भी फिल कर दूं, अगर मैं इस 4 को भी फिल कर दूं और इस 8 को भी फिल कर दूं, तो मेरा तो काम हो गया, तो मैं इस 20 को भी फिल कर पाऊंगा, बिल्कुल कर पाऊंगा ना, क्योंकि 8 यहां पे 2 8 है, तो मैंने 8 को फिल कर दिया, ये दोनों फिल हो जाएंगे, और जो मेरी प्रॉब्लम है 4 ये भी फिल हो जाएगी। तो यहाँ पे एक नई प्रॉब्लम मैंने क्रिएट कर ली अपने लिए, जो कि मेरे को सॉल्व करनी है। ठीक है, यहाँ एक नई प्रॉब्लम क्रिएट कर ली, मैंने बोला अगर मैं 8 को विद द हेल्प ऑफ 4 कर लूं तो मेरी क्या होगी, वो ब्रिक मेरे को मिल जाएगी, और लार्जेस्ट ब्रिक मेरे को मिल जाएगी। तो मैंने देखा कि हाँ मैं 4 से 8 को फिल कर पा रहा हूं, तो अगर मैं 4 सेंटीमीटर की ब्रिक लूं तो मैं एग्जैक्टली इसको भी भर लूंगा और एग्जैक्टली इसको भी भर लूंगा। ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल था कि मैं ये चीज क्यों काम करती है। फिर से हम थोड़े डिफरेंट नंबर लेके इसको ट्राई करते हैं, फिर से हम डिफरेंट नंबर लेके इसको ट्राई करते हैं। तो मैं आपको स्ट्रिप देता हूं, मैं आपको स्ट्रिप देता हूं 32 सेंटीमीटर की और 8 सेंटीमीटर की, नहीं 12 सेंटीमीटर ले लेते हैं, चलो 12 सेंटीमीटर ले लेते हैं। अब मुझे नहीं पता ऐसी कौन सी ब्रिक होगी जो एग्जैक्टली फिट हो जाएगी और लार्जेस्ट होगी, उससे बड़ी कोई ब्रिक होगी नहीं जो दोनों में फिट हो जाए, मुझे नहीं पता। ठीक है, अब मैं ढूंढूंगा इसको, कौन से मेथड से ढूंढूंगा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से ढूंढूंगा। तो पहला स्टेप ये होगा कि मैं 12 को फिट करने की कोशिश करूंगा। तो मैं लिखता हूं 32 इक्वल्स टू 12 इंटू 2 प्लस 8। ठीक है, जब मैंने 12 की कोशिश की इसमें फिट करने की, तो 2 बार तो आ गई वो, लेकिन ये 8 बच गया ना, ब्रिक मैं तोड़ नहीं सकता, मेरे को एग्जैक्टली फिट भी चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या किया यार, अगर मैं ये चीज भी फिल कर दूं, अगर मैं ये 8 भी फिल कर दूं और ये 12 भी फिल कर दूं, तो मेरी ये 32 वाली प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, मैंने 12 को उठा लिया, प्रॉब्लम को चेंज कर दिया मैंने, और मैंने इसको 8 से फिल करने की कोशिश की,
लेकिन फिर भी क्या बच गया, 4 बच गया। मैंने 12 को 8 से फिल करने की कोशिश की, लेकिन 4 बच गया, या मैं फिर से फेल हो गया। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा अब जो ये 4 बचा है, जो मैंने 8 फिक्स करने की कोशिश की थी इसमें, अब ये 4 बचा है, अगर मैं इस 4 को भर लूं, अगर मैं इस 4 को भर लूं और उसी की हेल्प से मैं इस 8 को भर लूं, अगर मैं इस 4 को कंप्लीट कर लूं, उसी की हेल्प से मैं 8 को कर लूं, तो ये कंप्लीट हो गया, तो मैं 12 ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाए और 8 ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं नेक्स्ट स्टेप पे गया, मैंने किया 4 into 2 और मैं सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि मेरा रिमाइंडर 0 आ गया, कोई भी जगह खाली नहीं रही, एग्जैक्टली फिट हो गई। यानी इसमें अगर मैं 4 की लेता हूं तो 12 भी हो जाएगा, और 4 की लेता हूं तो ये 32 भी हो जाएगा। तो इस तरीके से यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम काम करता है। तो यहां तक तो हमारी क्लास, पहली क्लास जो होती है वो यहीं खत्म होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम लोग कैसे चीजें, कुछ चीजें हम लोग प्रूव करके दिखाएंगे, कुछ प्रॉपर्टीज यूज करके हम लोग कुछ चीजें प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा। और उसके बाद हम लोग प्रूव करेंगे कि कोई नंबर है वो रैशनल है या इररेशनल है, या हम प्रूव करेंगे कि जो नंबर हमें दिया गया है वो इररेशनल क्यों है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जुड़े रहिए, इंटरेस्टिंगली देखते रहिए और मैथ्स को एंजॉय करते रहिए। थैंक यू।